Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंड एट एनी कैटेगरी 2 पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए, इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। जो भी स्टूडेंट का न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में NPCL में आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग का पास 8 से 9 दिन का टाइम है। और जिसका भी एग्ज़ाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, बार्क में एग्ज़ाम है, उसका अभी भी 20 से 24 दिन का टाइम है। तो इसका बीच में प्रिपरेशन कराने के लिए आप लोग का डेली एक मैं मॉडल सेट प्रोवाइड करूंगा। तो कल मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, लेकिन इसका बाद रेगुलर हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करने का। तो पिछला दिन जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने सेट किया था, फिर भी 3-4 स्टूडेंट छोड़ के किसी का भी 50 में से 50 नहीं आया है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि इजी क्वेश्चन आने के बाद भी आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते। मैक्सिमम स्टूडेंट का 47-48 आया है, मतलब उन लोगों का प्रिपरेशन ठीक है और थोड़ा आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। जिसका भी 45 से कम आया, मतलब उन लोग रिवीजन बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी आप लोग का मतलब पहले से आप लोग जानते थे वो क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग जो आंसर किए वो गलत हो गया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा रिवाइज नहीं करते। तो रिवाइज आप लोग को और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने सेट किया था। आज आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा जो है थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी क्वेश्चन ईजी है। तो ऐसे ही मैं मॉडरेट पेपर बनाया हूँ। आज अगर किसी का 47 या 48 से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का NPCL और बार्क में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो बिना किसी लेट करके मैं आज का क्लासेस स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन आज का क्लास में भी रहेगा और एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का आप लोग सोचिए कि आप लोग का एग्जाम हो रहा है। तो मैं आंसर बताने से पहले मैं ऑप्शन आप लोग को बता दूंगा, आप लोग आंसर दीजिए। और मैं आंसर बताने से पहले आप लोग हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग सोच के आंसर दे दीजिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप लोग करना, एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट करना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। तो अगर 50 में से 47 और 48 सही है तो आप लोग का प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, तो इसका हिसाब से आज का क्लासेस में स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, द अनविल व्हिच इज फिटेड ऑन द माइक्रोमीटर फ्रेम इज मेड ऑफ। माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया गया एनविल किसका बना होता है? तो आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर क्या होता है, बहुत ही प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। तो इसका जो एनविल होता है, तो माइक्रोमीटर फ्रेम इस टाइप का होता है, तो फ्रेम में एनविल लगा हुआ था इसमें, तो ये होता है एनविल पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एनविल पार्ट है और इधर स्पिंडल रहता है। ठीक है, तो ये 2 मेजरिंग फेस होता है, एक होता है एनविल और एक होता है स्पिंडल का फेस। तो इसका बीच में कोई भी जॉब सोचो, ऐसे जॉब है तो इसको मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कि माइक्रोमीटर का दोनों फेसेस क्या क्या होता है, मेजरिंग फेसेस होता है, एक एनविल और एक स्पिंडल का जो फेस है वो वाला फेस है। ठीक है, तो ये जो एनविल है जो माइक्रोमीटर फ्रेम में फिट है, एक किस मटेरियल से, धातु से बना है? तो ऑप्शन नंबर है ब्रोंज, ऑप्शन नंबर बी एलॉय स्टील, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एलॉय स्टील। ठीक है, तो अगर आप लोग निमी का बुक सर्च करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है एलॉय स्टील, लेकिन इसका एक्चुअल राइट आंसर हो जाता है टंगस्टन कार्बाइड। तो एलॉय स्टील मतलब क्या है, वो एक से ज़्यादा मेटल से बना होता है। ओके, तो एक्चुअली बनता है टंगस्टन कार्बाइड से। मैक्सिमम जगह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑप्शन टंगस्टन कार्बाइड, तो टंगस्टन कार्बाइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अनविल के बारे में आप लोग को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। अनविल क्या होता है? द अनविल इज द वन ऑफ द मेजरिंग फेसेस, मतलब अनविल होता है मेजरिंग फेस में से एक अन्यतम मेजरिंग फेस व्हिच इज फिटेड ऑन द माइक्रोमीटर फ्रेम, जो माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट होता है। ओके, और इट इज मेड ऑफ एलॉय स्टील, इट एलॉय स्टील से ये बना हुआ होता है। और इसका जो फेस होता है, फेस टोटली अच्छा से फिनिश किया जाता है और परफेक्टली फ्लैट सरफेस हम लोग को बनाया जाता है, क्योंकि ये जो एनविल का फेस होता है इसको टोटली हम लोग फ्लैट सरफेस बनाते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक मेजरिंग फेस होता है ना, तो इसको अच्छे से हम लोग को फिनिशिंग और परफेक्टली फ्लैट सरफेस बनाना पड़ता है। ओके, और भी आप लोग का क्वेश्चन आता है जैसे रैचेट स्टॉप, माइक्रोमीटर का जो रैचेट स्टॉप होता है उसका काम क्या होता है?
उसका काम होता है यूनिफॉर्म प्रेशर देता है दो मेजरिंग सरफेस का बीच में। दो मेजरिंग सरफेस, एक होता है अनविल और एक होता है स्पिंडल का फेस। तो इन दोनों का बीच में जब जॉब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मेजरिंग सरफेस का बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बट्रेस थ्रेड रहता है, बट्रेस थ्रेड। और आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेम किस मटेरियल से बनता है। माइक्रोमीटर फ्रेम बनता है मैलेबल कास्ट आयरन या ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनता है। समझ में आ गया है। और भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है नाट और स्क्रू, कभी कभी नाट और बोल्ट भी दिया रहता है। ओके, इसका रेंज क्या क्या होता है, 0 to 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75 मिलीमीटर, 75 से 100 मिलीमीटर, तो ऐसे करके चलते रहता है इसका रेंज, मतलब 25 मिलीमीटर का ये रेंज होता है। ओके, इसका पिच होता है 0.5 मिलीमीटर, मेट्रिक जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका पिच होता है 0.5 मिलीमीटर। समझ में आ गया। तो मैं आप लोग को पिछला दिन भी बोला था कि पहला क्लास था, इसीलिए जस्ट आप लोग का रिवीजन हो रहा है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, लेकिन आज जो क्वेश्चन है जितना हो सके हमसे उतना मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है इसमें 99% कैंडिडेट गलत आंसर देने वाला है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है इन व्हिच कैलिपर इज रैक एंड पिनियन सेटअप यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग स्लाइडिंग यूनिट। स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के लिए किस कैलिपर में रैक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्नियर कैलिपर एज वेल एज माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और साथ में माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज, या ऑप्शन नंबर सी वर्नियर कैलिपर, या ऑप्शन नंबर डी माइक्रोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का बीच में डाउट हो सकता है कि वर्नियर हाइट गेज में तो रैक एंड पिनियन का कोई जगह नहीं रहता, लेकिन मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज में रैक एंड पिनियन सेटअप रहता है स्लाइडिंग यूनिट को संचालन करने के लिए। क्योंकि सोचो इसमें बहुत ज़्यादा हाइट को मेज़र करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसको जल्दी करने के लिए हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली सोचो इतना था कि कोई भी ऊंचाई कोई भी जॉब है तो इतना हाइट तक इसको ले हाइट गेज जो है उसका ब्लेड को इतना हाइट तक लेके जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म हम लोग इजीली इस्तेमाल करते हैं और इसका मदद से हम लोग इजीली उसको स्लाइड करके ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्लाइडिंग यूनिट को संचालन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, मतलब उसको इजीली बिना टाइम वेस्ट करके अप्रॉक्सीमेटली हाइट तक लेके जाने के लिए हम लोग रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म भी यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल हाइट गेज में अगर हम लोग करने चाहेंगे तो स्लाइडिंग करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर हाइट गेज। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, आफ्टर वेल्डिंग और सोल्डरिंग इज ओवर फ्लैक्स रेसिड्यूज आर रिमूव बिकॉज। वेल्डिंग या सोल्डरिंग समाप्त होने के बाद फ्लैक्स अवशेष हटा दिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते तभी फ्लैक्स का ज़रूरत पड़ता है, जब सोल्डरिंग करते तभी भी फ्लैक्स का ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोगों को जानना चाहिए फ्लैक्स क्या होता है। तो फ्लैक्स होता है एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होता है या नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है जो सोल्डरिंग करते टाइम और वेल्डिंग करते टाइम यूज़ होता है। तो क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाता है फ्लैक्स क्या होता है, मेटेलिक मटेरियल या नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है। इसका काम क्या क्या होता है, हम लोग वेल्डिंग और सोल्डरिंग पर्पज़ के लिए क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सोल्डरिंग सरफेस, मतलब जिस सरफेस में हम लोग सोल्डरिंग करने जा रही है या वेल्डिंग करने जा रहे हैं, उधर अगर कोई भी ऑक्सीडाइज रहता है, उसमें अगर ऑक्सीडाइजेशन हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए, ऑक्सीडाइज को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं इट प्रोमोट्स वेट सरफेस, इसको जो सरफेस में हम लोग सोल्डरिंग या वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसको प्रोमोट करते हैं, मतलब उसका सरफेस को थोड़ा भिगा देते हैं, भिगा देने में वो प्रोमोट मतलब मदद करता है। ओके, और करोशन होने से वो बचाता है। सोल्डरिंग सरफेस जो है या वेल्डिंग सरफेस है, वेल्डिंग सरफेस को करोशन होने से बचाता है। ठीक है, तो इतना सारा सोल्डरिंग का काम होता है। लेकिन सोल्डरिंग होने के बाद जो फ्लैक्स जो अवशिष्ट या अवशेष बचा हुआ रहता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, फ्लैक्स इंक्रीजेस वेट, फ्लैक्स वजन बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, फ्लैक्स आर केमिकली इनएक्टिव, फ्लैक्स रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लैक्स में कॉज करोशन ऑफ पेरेंट मेटल एंड ऑयल डिपॉजिट,
जो पेरेंट मेटल होता है, जो बेस मेटल होता है, और वेल्डिंग डिपॉजिट जो हुआ है उसमें वो करोसन लगा देते, जंग लगाने में काम करता है, या जंग लगा देते, इसीलिए हम लोग फ्लैक्स अवशिष्ट को हटा देते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, फ्लैक्स कैच फायर इजीली, फ्लैक्स आसानी से आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का हिसाब से? जब भी हम लोग वेल्डिंग और सोल्डरिंग कर लेते हैं उसका बाद हम लोग को फ्लैक्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्लैक्स सोल्डरिंग सरफेस में रहता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग सकता है। फ्लैक्स मूल धातु और वेल्ड जमा के कारण खरन का कारण बन सकता है, मतलब उसमें करोसन लग सकता है या जंग लग सकता है। ओके, जिस सरफेस में हम लोग सोल्डरिंग या वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें जंग लगने का डर से हम लोग उसका फ्लैक्स अवशिष्ट को या फ्लैक्स रेसिड्यूज को हम लोग हटा देते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस फिट? इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट का आप लोग को मैं एग्जाम्पल कल का क्लास में मैं बता दिया था जो फर्स्ट क्लास था, और आज फिर आप लोग का क्वेश्चन आ गया है इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रिंक फिट, ऑप्शन नंबर बी स्लाइडिंग फिट, ऑप्शन नंबर सी रनिंग फिट, ऑप्शन नंबर डी पुश फिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस फिट का राइट आंसर होता है श्रिंक फिट। श्रिंक फिट या एक्सपेंशन फिट या ड्राइविंग फिट या फोर्स फिट ऐसा अगर दिया रहता सब हो जाता है इंटरफेरेंस फिट के अंदर। और स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट जो होता है ये आता है क्लियरेंस फिट के अंदर, और पुश फिट और रिंगिंग फिट आता है ट्रांजिशन फिट का अंदर। ठीक है, तो ड्राइविंग फिट का एग्जांपल क्या होता है? बॉल बियरिंग ऑन शाफ्ट, सब पर बॉल बियरिंग होता है तो उसको वो एग्जांपल होता है ड्राइविंग फिट का। समझ में आ गया है? और श्रिंकेज फिट का क्या होता है? कट रिम ऑन वुडन व्हील, वुडन व्हील पर कट रिम को फिक्स करना। समझ में आ गया है? तो इतना सारा एग्जाम्पल आप लोग को पूछे जा सकता है, तो आप लोग को एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखना चाहिए। और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? जो होल का साइज होता है शाफ्ट का साइज से छोटा होता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। फ्लैक्स व्हिच इज ऑल्सो नोन एज किल्ड स्प्रिट इज, फ्लैक्स जिसे किल्ड स्प्रिट कहा जाता है तो कौन सा फ्लैक्स को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा फ्लैक्स को हम लोग किल्ड स्प्रिट कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिंक क्लोराइड को हम लोग कहते हैं किल्ड स्प्रिट। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं या कौन सा जगह में हम लोग सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का हिसाब से यूज करते हैं? तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए जिंक क्लोराइड होते करोसिव, इसीलिए सोल्डरिंग करने के बाद हम लोग को उसको तुरंत सोल्डरिंग सरफेस को धो देना चाहिए, वॉशअप कर देना चाहिए। सोल्डरिंग होने के बाद ही तुरंत हम लोग को उसको उस सरफेस को हम लोग को धो देना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग को कॉपर सीट या ब्रास सीट या टीन प्लेट होता है, कॉपर सीट या ब्रास सीट या टीन प्लेट का हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तब हम लोग जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लैक्स। समझ में आ गया है? और आप लोग को जानना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड को एज ए फ्लैक्स हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग स्टेनलेस स्टील का सोल्डरिंग करते तब हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लैक्स का हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, एक गज कितने इंच का बराबर होता है? तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए एक यार्ड मतलब एक गज इक्वल टू कितना फीट होता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बोला है 12 इंच, 3 इंच, 72 इंच, 36 इंच। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना इंच होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 36 इंच। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। ओके, 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। तो 3 फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 मतलब 36 इंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ यूनिट होता है जो आप लोग का टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाता है, थोड़ा यूनिट भी आप लोग याद करके रखना, आप लोग का एग्जाम में कॉमन आएगा। आप लोग का कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 फुट इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? तो 0.3048 मीटर होता है। ठीक है, या आप लोग जानते हैं 12 इंच होता है। ये सब कुछ आप लोग को याद रखना चाहिए। 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके, 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 5280 फीट होता है। ओके,
और अगर आप लोग किलोमीटर में बोलते तब होता है 1.609 किलोमीटर होता है। अगर ऐसे 1 किलोमीटर इजिकली कितना माइल पूछता तब हो जाता 0.622 माइल हो जाता। अगर ऐसे आप लोग को फीट में पूछता तब हो जाता 3281 फीट इज द राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इतना सारा यूनिट आप लोग आज याद रखना। और एक क्वेश्चन आता है 1 मीटर क्यूब इजिकल टू कितना लीटर, 1000 लीटर होता है। ओके, और 1 लीटर इजिकल टू कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी होता है। समझ में आ गया, इतना सारा यूनिट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर वेरी हेवी रेडियल लोड, तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए हम लोग कौन सा बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिंगल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। रोलर बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल रो होता है। या आप देख सकते हैं इसमें बोला डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। रोलर बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसमें डबल रो रोलिंग एलिमेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल बॉल बियरिंग या सिंगल रो बॉल बियरिंग। ओके, या थ्रस्ट बॉल बियरिंग। तो आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए रेडियल लोड मतलब क्या होता है। जो बियरिंग एक्सिस होता है उसका अगर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में अगर या राइट एंगल में अगर लोड आता है उसको बोलते हैं रेडियल लोड। तो कौन सा बियरिंग हेवी रेडियल लोड को ले सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। ठीक है, रोलर बियरिंग कौन सा बियरिंग का अंदर आता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का अंदर आता है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का क्या क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का आउटर डेस होता है, ये होता है आउटर डेस, बीच में इनर डेस होता है, इसका बीच में रहता है रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, रोलिंग एलिमेंट ऐसे रहता है। रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से रोलर बियरिंग में क्या यूज होता है, रोलर यूज होता है। बॉल बियरिंग में रोलर एलिमेंट के हिसाब से क्या यूज होता है, बॉल यूज होता है। ओके, वैसे ही नीडल बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट के हिसाब से नीडल यूज होता है। वैसे ही रोलिंग एलिमेंट का ऊपर हम लोग बियरिंग को अलग अलग करते हैं। तो रोलर बियरिंग ही यूज होता है लेकिन इसमें सिंगल रो होता है, डबल रो भी होता है। मतलब ये जो रोलिंग एलिमेंट रहता है, रोलिंग एलिमेंट एक रो में रहता है और फिर और एक रो में रहता है। तो ये अगर 2 रो में अगर रोलिंग एलिमेंट रहता है, रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से अगर रोलर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, डबल रो रोलर बियरिंग कहते हैं। तो ये हेवी रेडियल लोड को ले सकता है। ठीक है, रोलर बियरिंग के लिए एक क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट होता है। रोलर बियरिंग तो रोलर टाइप होता है, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप होता है। तो ये सरफेस के साथ किस टाइप का कॉन्टैक्ट आ रहा है, लाइन टाइप का कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो लाइन हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता बॉल बियरिंग किस टाइप का कॉन्टैक्ट देते हैं, तो बॉल बियरिंग अगर सरफेस में रखते सिर्फ एक ही पॉइंट में कॉन्टैक्ट आता है तो ये होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो बॉल बियरिंग में पॉइंट कॉन्टैक्ट और रोलर बियरिंग में लाइन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोग का एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है उसमें सभी सेम है, सिर्फ रोलिंग एलिमेंट अलग अलग यूज होता है। जैसे बॉल बियरिंग में बॉल, रोलर बियरिंग में रोलर यूज होता है, नीडल बियरिंग में नीडल यूज होता है। इसीलिए अलग अलग नाम होता है, उसका हिसाब से हम लोग उसका बियरिंग का नाम देते हैं, एंटी फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो वैसे अगर सिंगल रो में रहता है तो उसको सिंगल रो रोलर बियरिंग बोलते हैं, अगर डबल रो रहता है उसको बोलते हैं डबल रो रोलर बियरिंग कहते हैं। अगर बोलते हैं कोई भी स्मॉल स्पेस है उसी जगह में हम लोग को कौन सा बियरिंग यूज करना चाहिए, तब नीडल बियरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एज ए नीडल रोलिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए गुड हीट ट्रीटेड स्प्रिंग कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें हीट ट्रीटेड मिसिंग हो गया, हीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक अच्छा हीट ट्रीटेड स्प्रिंग किसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी मैलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटलनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसको इजीली आंसर दे सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं जो स्प्रिंग होता है उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हम लोग उसको खींच के रखते हैं तो ऐसे ये सीधा लाइन जैसे बन जाता है या तार जैसे बन जाता है। उसके बाद हम लोग अगर जितना भी हम लोग पावर दिए थे, उसको फोर्स दिए थे, उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या वो जो ओरिजिनल शेप था उसमें आ जाता है। तो ये होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो मेटल का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ ए मेटल इज द पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव या रिलीज्ड। मतलब कोई भी अगर एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग फोर्स देके, फोर्स मतलब क्या, पुल या पुश, मतलब हम लोग खींच के अगर एक
अगर हम लोग कोई भी वायर जैसा बना देते हैं फोर्स देके, तो उसका बाद अगर हम लोग फिर से जितना फोर्स देते उतना फोर्स अगर रिलीज कर देते या रिमूव कर देते तो क्या हो जाता है, जो पहले शेप था उसी शेप में वो आ जाता है। तो इसको बोलते हैं मेटल का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है प्रॉपरली हीट ट्रीटेड स्प्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेलेबिलिटी का अगर एग्जाम्पल पूछे जाता है, निमी का हिसाब से लीड का एग्जाम्पल मैक्सिमम जगह के दिया जाता है। और ब्रिटलनेस का अगर बोलता है तो ब्रिटलनेस में कास्ट आयरन ऑलवेज सबसे पहले आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स। स्टेनलेस स्टील को इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को क्यों स्टेनलेस स्टील कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हाई डक्टिलिटी का वजह से या हाई स्ट्रेंथ का वजह से या कलर का वजह से या हाई कोरोशन रेजिस्टेंस का वजह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा जंग प्रतिरोधक का हिसाब से या प्रतिरोधक के लिए इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई कोरोशन रेजिस्टेंस। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही उच्च जंग प्रतिरोधक होता है, इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। क्योंकि स्टेन मतलब आप लोग जानते हैं, स्टेन मतलब कोई भी जैसे दाग वगैरह या कोई भी स्क्रैचेस वगैरह या कोई भी जंग जैसा कुछ नहीं, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है ना, तो वैसे ही होता है। तो स्ट्रेन लेस होता है, मतलब उसमें बहुत ही कम होता है लेस स्टील, तो उसमें बहुत ही जंग या बोल सकते करोशन कम लगता है जिस स्टील में, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। तो उसका हाई करोशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का वजह से स्टेनलेस स्टील को ऐसे ही स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील से भी क्वेश्चन आता है 18:8 स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? 18 होता है क्रोमियम, 8 होता है निकेल। ठीक है, इसमें आयरन भी रहता है। तो जनरली स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उसमें आयरन रहता है, इसीलिए वो मैग्नेट का द्वारा अट्रैक्ट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन NPCL रावतबाटा में पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील का कौन सा टाइप है जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील 316, तो ये जो टाइप है स्टेनलेस स्टील, ऐसे मतलब स्टेनलेस स्टील 316, ये मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 10, नेम द कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए पाइपलाइन एंड व्हिच हैज एन इंटरनल थ्रेड। उस घटक का नाम बताएं जिसका उपयोग एक पाइपलाइन के अंत को बंद करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक आंतरिक धागा होता है। मतलब एक ऐसा पाइप का एलिमेंट होता है या कंपोनेंट होता है जिसमें पाइपलाइन है, पाइपलाइन का अंत को या एंड को बंद करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और पाइप एंड में क्या रहता है? पाइप एंड में इंटरनल थ्रेड रहता है, मतलब ये पाइप होता है, इसका अंदर थ्रेड होता है। तो ऐसे ये एंड को बंद करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैप, ऑप्शन नंबर बी कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लग, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसर। तो हम लोग यूज करते हैं प्लग। जब पाइप का अंदर थ्रेड होता है, इंटरनल जब भी पाइप का थ्रेड होता है, तब हम लोग प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग में क्या रहता है? एक्सटर्नल थ्रेड रहता है, तो इसको हम लोग अंदर डाल देते, थ्रेड को घुमा घुमा कर अंदर डाल देते, तो ये फिट हो जाता है, तो पाइप एंड टोटली बंद हो जाता है, तो उसमें से पानी जा नहीं सकता। वैसे अगर क्वेश्चन पूछे जाता है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाता है, नेम द कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए पाइपलाइन एंड व्हिच हैज एन एक्सटर्नल थ्रेड। मतलब जो पाइपलाइन का एंड है, पाइपलाइन का जो अंत पोर्शन है, तो उसका एक्सटर्नल थ्रेड है। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते कैप यूज करते। टोपी जैसे होता है ना, तो टोपी में क्या रहता है? पाइप में अगर एक्सटर्नल थ्रेड आएगा तो टोपी में इंटरनल थ्रेड आएगा, तो ऐसे ही वो बंद हो जाएगा, तो पाइप एंड को टोटली बंद कर देता है। तो कैप का हम लोग यूज करते हैं जब पाइप का एक्सटर्नल थ्रेड होता है तब। समझ में आ गया? रिड्यूसर का यूज हम लोग कब यूज करते हैं? रिड्यूसर जब दोनों डिफरेंट डायमीटर को पाइप हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अगर सोचो पाइप पानी का प्रेशर को बढ़ाना है, तो एक साइड से सोचो इधर से ज़्यादा पानी आ रहा है और इसका बीच में एक हम लोग ऐसा कंपोनेंट यूज करते हैं, तो क्या करते हैं? एक इधर से ज़्यादा पानी आ रहा है तो इधर से कम पानी जाएगा, तो इसमें जब भी कम पानी जाएगा तो क्या इसमें फोर्स का साथ जाएगा, तो पानी का प्रेशर को बढ़ाने के हम लोग रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। और कपलिंग क्या होता है? दो पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग बीच में एक कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको कपलिंग कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग ए ड्रिल्ड होल्ड इज कॉल्ड। ड्रिल किया गया छेद को थ्रेड करने की प्रक्रिया को कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए लैपिंग, ऑप्शन नंबर बी रिमिंग, ऑप्शन नंबर सी थ्रेडिंग, ऑप्शन नंबर डी टैपिंग। कोई भी एक पहले से ड्रिल
होल है तो उसके अंदर थ्रेड अगर कटना है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैपिंग करना बोलते हैं। टैप का मदद से हम लोग टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो टैप आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स का टैप होता है। उसमें टैपर लीड का एंगल क्या होता है, फर्स्ट टैप का होता है 4 डिग्री, सेकेंड टैप का होता है 10 डिग्री और थर्ड टैप को होता है 20 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट टैप को बोलते हैं टैपर टैप, सेकेंड टैप को बोलते हैं इंटरमीडिएट टैप, थर्ड टैप को बोलते हैं बॉटमिंग टैप या प्लग टैप कहते हैं। समझ में आ गया है। और फास्ट टैप में पहचानने के लिए हम लोग को एक रिंग मार्क किया जाता है, सेकेंड टैप में टैप को पहचानने के लिए 2 रिंग मार्क किया जाता है, थर्ड टैप को पहचानने के लिए 3 रिंग को मार्क किया जाता है। तो इजीली हम लोग पहचान सकते हैं कि ये थर्ड टैप है, सेकेंड टैप है, फर्स्ट टैप है। और टैप रेंज के बारे में जानना चाहिए। कोई भी अगर सोचो ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जो डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज होता है, टैप को घुमाने के लिए जो रेंज का इस्तेमाल करते हैं उसको टैप रेंज बोलते हैं। डबल एंडेड एडजस्टेबल जो टैप रेंज होता है उसका साइज बड़ा होता है। सोचो कोई भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है या छोटा जगह है जहाँ पे हम लोग डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज को उधर हम लोग फिट नहीं कर सकते, उसका मदद से हम लोग टैप को होल्ड नहीं कर सकते, उधर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टी हैंडल टाइप टैप रेंज यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कोई भी रेस्ट्रिक्टेड जगह, छोटा जगह का अंदर या कॉम्प्लिकेटेड जगह, जटिल जगह का अंदर हम लोग उसको ईजिली टैप को होल्ड करके टैप कर सकते हैं। इसमें स्मॉल डायमीटर टैप को होल्ड करता है और इसको हम लोग एक हैंड से घुमा घुमा के टैपिंग कर सकते हैं। ओके, और एक ऐसा टैप रेंज होता है जिसमें टैप को प्रिवेंट करता है, मतलब उसका कोई भी डैमेज होने से बचाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आज आएगा, कौन सा टैप रेंज टैप को डैमेज होने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड एंड टैप रेंज। सॉलिड टैप रेंज इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ए टैप ड्रिल साइज M12 into 1.75 द साइज ऑफ द होल इज। तो आप लोग जानते हैं कोई भी अगर ऐसे कंपोनेंट होता है तो कंपोनेंट का अंदर अगर हम लोग को थ्रेडिंग करना पड़ता है तो हम लोग टैप का मदद से थ्रेडिंग करते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं। तो थ्रेड कटने से पहले या टैपिंग करने से पहले आप लोग को होल बनाना पड़ता है। तो टैपिंग करने से पहले जो होल बनाते हैं उसको बोलते हैं टैप ड्रिल साइज। तो आप लोग जानते हैं कि होल हम लोग कैसे बनाते हैं, ड्रिल की मदद से बनाते हैं। तो जो ड्रिल का साइज हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टैप ड्रिल साइज। तो वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें टैप का साइज दे दिया है 12 मिलीमीटर। एम मतलब आप लोग जानते हैं मेट्रिक सिस्टम में है, और 1.75 मतलब पिच ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो होल होगा 12 mm हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थ्रेड कटने से पहले जो ड्रिल करेंगे उसका साइज क्या होगा, 12 mm से कम होगा। ठीक है, तो 12 mm से कम होगा तो वो ड्रिल का साइज हम लोग को निकालना पड़ेगा कि टैप ड्रिल साइज कितना हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी हम लोग मेजर डायमीटर माइनस डायरेक्टली पिच कर देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। तो आंसर उसका हिसाब से नहीं है। अगर आप लोग 12 माइनस 1.75 करते तो 10.25 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजर डायमीटर 2 दिया है और डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मेजर डायमीटर माइनस हो जाएगा सॉरी, तो 2 और डेप्थ मतलब क्या होता है 0.6134 इंटू पिच। तो पिच क्या दे दिया है 1.75 दे दिया है। तो टोटल मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा 12 माइनस 2.14 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 9.85 का आसपास या 9.86 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जो दिया है बी ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ टैप्स जनरली यूज्ड फॉर हैंड टैपिंग आर। आमतौर पर हाथ से टैप करने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैप का संख्या कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हैंड टैप टोटल 3 टाइप का होता है या 3 नंबर में हम लोग टैप मिलता है। क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोग को कुछ टाइम पहले बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, व्हिच टूल इज यूज टू कट एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी धागा को कटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एक होता है डाई नाट होता है। तो आप लोग जानते हैं डाई को घुमाने के लिए क्या यूज होता है, डाई स्टॉक यूज होता है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए। ओके, और डाई नाट जो होता है एक हेक्सागन नाट टाइप का होता है, जैसे हेक्सागन नाट होता है वैसे होता है। और डाई नाट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेजिंग या रिकंडीशनिंग ऑफ डैमेज थ्रेड।
कोई भी अगर थ्रेड डैमेज हो गया है तो उसको रिकंडीशनिंग करने मतलब फिर से उसको सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए हम लोग डाई नट का इस्तेमाल करते हैं। तो डाई नट को हम लोग कैसे घुमाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देने वाला है। तो डाई नट को घुमाने के लिए हम लोग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग डाई स्टॉक मत बोलिए, क्योंकि डाई नट को घुमाने के लिए हम लोग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। और डाई को घुमाने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं सर्कुलर स्प्लिट डाई होता है, हाफ डाई होता है, तो ये सब डाई को घुमाने के लिए हम लोग डाई स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ प्रिसिशन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विथ लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव इज नोन एज। तो एक ऐसा प्रिसिशन, बहुत ही प्रिसिशन ग्राइंडिंग होता है, कोई भी पार्ट का अगर हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं उसमें लूज टाइप का डस्ट एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं हुनिंग, ऑप्शन नंबर बी बफिंग, ऑप्शन नंबर सी लैपिंग, ऑप्शन नंबर डी पॉलिशिंग। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ढीले धूल पोकर की अपघर्षों के साथ भाग की सटीक पीसने की प्रक्रिया को डैश रूम में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाफिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोग ऐसे बोल देगा प्रिसिशन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विथ लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव, तो आप लोगों को जानना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाफिंग। बाफिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आप लोगों को ड्राइंग के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू अच्छा से समझा दिया हूँ। रावत वाटा का जो भी 3 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किया हूँ, फिटर का, मैशिनिस्ट टर्नर का और वेल्डर का, इन तीनों पेपर आप लोग देख लेंगे तो कोई भी एक क्लास में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। बाफिंग अगर आप लोग एक बार देख लेते या तीनों वीडियो एक बार देख लेते, प्रिपरेशन तो आप लोग को बहुत ही अच्छा होगा और बाफिंग भी क्लियर हो जाएगा। डेली क्लास में डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन्स पैरेलल टू द एज ऑफ ए पार्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी भाग के किनारे के समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी स्क्रू गेज, ऑप्शन नंबर सी डिवाइडर, ऑप्शन नंबर डी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो आप लोग का हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जिसको जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट कैलिपर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बारे में आप लोग को जानना चाहिए। 2 टाइप का जेनी कैलिपर होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए अननोन है कि 2 टाइप का जेनी कैलिपर क्या क्या होता है। एक होता है हील टाइप और एक होता है बेंट लेग टाइप जेनी कैलिपर। हील टाइप क्या होता है, हील टाइप जेनी कैलिपर जो होता है वो आउटर एज का बराबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, कोई भी आउटर एज है उसका बराबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, और जो बेंट लेग होता है वो इनसाइड एज का बराबर लाइन को ड्रॉ करता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हील टाइप जेनी कैलिपर क्या करता है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है आउटर एज का पैरेलल, आउटर एज का समांतराल। ठीक है, अगर आप लोग को बोलते हैं बेंट टाइप जेनी कैलिपर क्या करता है कि वो भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है इनसाइड एज का बराबर। ठीक है, समझ में आ गया है। और जेनी कैलिपर या कैलिपर किस मटेरियल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। जेनी कैलिपर का साइज कैसा होता है, साइज वेरी करता है, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm इसका साइज होता है। इसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे इनसाइड और आउटसाइड एज का बराबर। इनसाइड कोई भी एज है उसका साथ बराबर भी हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो बेंट टाइप जेनी कैलिपर होता है, और जो आउटसाइड एज होता है उसका बराबर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हील टाइप जेनी कैलिपर कहते हैं। समझ में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है फिलर गेज इज यूज टू, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फिलर का गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉन्केव सरफेस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स सरफेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों सरफेस में मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों सरफेस में हम लोग यूज करते हैं, या चेक द फ्लैट सरफेस। तो फिलर गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोनों फ्लैट सरफेस के बीच में जो गैप होता है, मेटिंग सरफेस का बीच में जो गैप होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होता है, 100 मिलीमीटर होता है। ओके, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ के पे करते हैं, आप लोग को अलग अलग जगह में अलग अलग एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे बियरिंग का क्लियरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलर गेज का। वैसे ही अगर आप लोग को बोलता
टू चेक या सेट द स्पार्क प्लग गैप, कोई भी स्पार्क प्लग गैप का बीच में जो उसको सेट करने या चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कोई भी कटर या टूल को हम लोग मैशिनिंग पर्पस के लिए फिक्स करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करके हम लोग उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि उसमें उसका बीच में देखते कितना गैप है, गैप मेंटेन करने के लिए हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम जगह में पूछा जाता है बियरिंग का क्लियरेंस और स्पार्क प्लग गैप में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीलर गेज होता है। और इसका थिकनेस क्या होता है, थिकनेस 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। ओके, और ईच स्टेप क्या क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर इसका एक एक स्टेप होता है। 0.03 से स्टार्ट होता है 0.04, इसके बाद 0.05 ऐसे होता है। समझ में आ गया है। तो और एक क्वेश्चन में बोलना भूल गया हूँ, इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ ए पार्ट। तो बोला कोई भी पार्ट का एज का बराबर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है। अगर ऐसे आप लोग को बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन पैरेलल टू द डाटूम सरफेस, डाटूम सरफेस या जो रेफरेंस सरफेस का बराबर अगर हम लोग को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस गेज का गाइड पिन का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 19, बोले प्लग गेजेस आर यूज टू, प्लग गेजेस किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेजर द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, कोई भी काम के टुकड़े के व्यास को मापने के लिए, या मेजर द डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्कपीस, कोई भी वर्कपीस में जो होल होता है उसको मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी चेक द डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्कपीस, कोई भी वर्कपीस के अंदर अगर होल है उसका डायमीटर को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी चेक द लेंथ ऑफ द वर्कपीस, कोई भी वर्कपीस का लेंथ को मेजर करते हैं या चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लग गेज क्या करते हैं, कोई भी वर्कपीस के अंदर अगर होल रहता है उसका डायमीटर को चेक करने के लिए, क्योंकि गेज ऑलवेज चेक करता है, कभी मेजर नहीं करता। गेज किस मटेरियल से बनता है, एलॉय स्टील से बनता है। और प्लग गेज का जो गो एंड होता है, गो एंड और नो गो एंड अलग अलग सिरों में रहता है। तो गो एंड क्या करता है, मिनिमम परमिसिबल साइज को मेजर करता है, और नो गो एंड मैक्सिमम परमिसिबल साइज को मेजर करता है। समझ में आ गया। और रिंग गेज का जब बोलेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, गो रिंग गेज में गो मैक्सिमम परमिसिबल साइज को और नो गो मिनिमम परमिसिबल साइज को मेजर चेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छा से क्लियर करूंगा। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर जैसे मिलिंग के लिए या लैपिंग के लिए या प्लेनिंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए हम लोग कौन सा सरफेस रफनेस ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका चार्ट आप बता दीजिए। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा, कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, इसमें आपको बोला सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ, एक ड्राइंग पर सतह खुरदापन के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। तो सरफेस रफनेस का जो सिंबल होता है किस टाइप का होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका हार्ड एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल एक सिंबल होता है जिसका मतलब से हम लोग सरफेस रफनेस को इंडिकेट करते हैं। तो इसका ग्रेड होता है N1 से शुरू करके N12 तक होता है। ओके, N1 में इसका वैल्यू क्या होता है 0.025 माइक्रोन होता है और N12 में क्या होता है 50 माइक्रोन होता है। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं एक लिस्ट बताऊंगा, आप लोग याद रखना। सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा एरा वैल्यू। ठीक है, रफनेस वैल्यू जिसको कहते हैं इन माइक्रोन, माइक्रोन में होगा। ओके, माइक्रोन में होगा। इसका बाद हो जाएगा आप लोग का रफनेस ग्रेड हो जाएगा, RA ग्रेड, रफनेस ग्रेड हो जाएगा। और इधर हो जाएगा इसका सिंबल, सिंबल हम लोग क्या देते हैं, और इसका मैशिनिंग प्रोसेस, इसमें क्या क्या मैशिनिंग प्रोसेस होता है। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं N12 में सबसे जो बेकार फिनिश आता है, सबसे खराब जो फिनिश आता है N12 में आता है। ठीक है, तो N12 में क्या होता है, इसका ग्रेड हो जाएगा, इधर N12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप का होता है। ओके, एक कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे फ्लेम काटिंग में होता है, हेक्सो काटिंग में होता है, बैंड सॉ काटिंग में होता है, और शॉर्ट ब्लास्टिंग SHOT शॉर्ट ब्लास्ट में होता है, BLAST में होता है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें होता है रफनेस वैल्यू सबसे
लेफ्ट में रफनेस वैल्यू माइक्रोन में देखने को मिल जाएगा। 50 माइक्रोन किसका होता है, रफनेस ग्रेड होता है। N12 उसका सिंबल होता है, इस टाइप का सिंबल हो जाएगा। और इसके लिए मैशनिंग प्रोसेस क्या क्या होता है, अगर आप लोग ऐसे पूछेगा कि फ्लेम कटिंग के लिए हम लोग कौन सा रफनेस ग्रेड यूज़ करते हैं, तब हो जाएगा N12। तो फ्लेम कटिंग, हेक्सो कटिंग, बैंडसो कटिंग या शॉर्ट ब्लास्ट के लिए हम लोग N12 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका बाद आप लोगों का आएगा रफनेस वैल्यू इन माइक्रोन जो है, इसमें 25 और 12.5। तो 25 किसका होता है, N11 का होता है 25 और N10 का होता है 12.5। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सिंबल होता है, जो N1, N11 और N10 के लिए जो सिंबल होता है सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, जस्ट उल्टा करके इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, इसके लिए मैशनिंग प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे सैंड कास्टिंग होता है। सैंड कास्टिंग क्या होता है वो भी मैं आप लोग को कास्टिंग का वीडियो में बता दिया हूँ। शेपिंग होता है, फाइलिंग होता है, प्लेनिंग होता है। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो 25 जिसका रफनेस वैल्यू है माइक्रोन में और 12.5 है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, 25 के इसका ग्रेड हो जाएगा N11 और 12.5 के लिए N10 इसका ग्रेड हो जाएगा। इन दोनों के लिए सिंबल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उल्टा करके इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो कौन सा मैशनिंग प्रोसेस होता है, सैंड कास्टिंग, शेपिंग, फाइलिंग और प्लेनिंग के लिए हम लोग इन दोनों ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसका बाद आप लोग नोट करते रहना, जो रफनेस वैल्यू हो जाएगा माइक्रोन में 6.3 हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले क्या था 12.5 था। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 करके डिवाइड 2 अगर आप लोग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उसका राइट आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या था 50 था, उसके बाद 25, उसके बाद अगर 2 से डिवाइड करते तो 12.5, इसका बाद 2 से डिवाइड करते तो सेम टू सेम अप्रॉक्स आ जाएगा 6.3। ओके, तो इसका बाद आता है 3.2, इसका बाद आता है 1.6, मतलब 2 से आप लोग अगर डिवाइड करते रहेंगे तो ऐसे ही अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, N9 के लिए वैल्यू होता है 6.3, N8 के लिए वैल्यू होता है 3.2 और N7 के लिए वैल्यू होता है 1.6। और इसके लिए क्या सिंबल होता है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे होता है। ओके, उल्टा करके होता है। इसके लिए मैशनिंग प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे मिलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, डाई कास्टिंग होता है। डाई कास्टिंग क्या होता है वो भी मैं आप लोग का कास्टिंग का वीडियो में बता दिया हूँ। इसके बाद टर्निंग होता है, फोर्जिंग होता है, बोरिंग होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, मिलिंग, ड्रिलिंग, डाई कास्टिंग, टर्निंग, फोर्जिंग, बोरिंग एट्सेट्रा होता है। ओके, इसका बाद जो रफनेस वैल्यू होता है 0.8 होता है। 2 से अगर आप लोग डिवाइड करते जाएंगे 1.6 से तो 0.8, इसका बाद 0.4, इसका बाद 0.2 हो जाएगा। तो इन तीनों के लिए जो आप लोग का होता है 0.8 किसका होता है, N6 के लिए होता है, N5 के लिए होता है 0.4, N4 के लिए होता है 0.2। और इनका सिंबल क्या होता है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे उल्टा करके रहता है। ठीक है, और कौन सा मैशनिंग प्रोसेस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मैशनिंग प्रोसेस होता है, जैसे सेंटरलेस ग्राइंडिंग होता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होता है, कोल्ड रोलिंग होता है, इंटरनल ग्राइंडिंग होता है, एक्सट्रूशन होता है, सरफेस ग्राइंडिंग, मतलब ग्राइंडिंग का मैक्सिमम पार्ट इधर आ जाता है, सरफेस ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, हॉबिंग जिसका मतलब हम लोग गियर करते हैं, हेलिकल गियर, EDM इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, रीमिंग एट्सेट्रा इसमें होता है। फिर से मैं मशीनिंग प्रोसेस बता देता हूँ इसके लिए, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, कोल्ड रोलिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, एक्सट्रूशन, सरफेस ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, EDM, रीमिंग और हॉबिंग। समझ में आ गया है। इसका बाद जो बाकी ग्रेड होता है, जैसे N3, N2 और N1, क्योंकि मैं आप लोग को N1 से N12 बोला था, तो N12 का तो 50 माइक्रोन होता है, तो N3 का क्या हो जाएगा 0.1, इसका हो जाएगा 0.05। आप लोग अगर 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आ जाएगा। तो N1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.025, पहले मैं आप लोग को बता दिया था। इसके लिए जो सिंबल होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे उल्टा करके होता है। ओके, और कौन सा मैशनिंग प्रोसेस होता है, जैसे सुपर फिनिशिंग होता है, सुपर फिनिशिंग, लैपिंग, होनिंग, इन तीनों प्रोसेस का ग्रेड जो होता है N1, N2, N3 का अंदर आता है, जिसका 4 ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो सेल का एग्जाम में पूछे गए थे एक बार, वैसे ही दे दिया था, सेंटरलेस ग्राइंडिंग या ऐसा ही कुछ दिया था, तो उसमें बोला था कौन सा इसका सिंबल होता है। तो ग्राइंडिंग का सिंबल क्या होता है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, तो ये हो जाएगा 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसमें भी ट्रायंगल वैसे ड्राइंग दे दिया था, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 1 या 2 या 4 ऐसे करके दे दिया था, तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल तब राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पूरा जो आप लोग का लिस्ट होता है वो मैं आप लोग का सामने एक ही बार में बता दिया हूँ। एक इसको आप अगर आप लोग याद करते तो
जो इन आप लोग का इसरो में एग्जाम होता है उसमें आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, द डायमीटर ऑफ ए फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी चेक्ड विथ एक फिनिश टर्न शाफ्ट के व्यास को सबसे अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। मतलब कोई भी एक शाफ्ट है उसको टर्निंग की है, उस शाफ्ट का डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन सेट या स्लिप गेज या हाइट गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का मदद से हम लोग उसको जांच करेंगे, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा प्रिसिशन होता है वर्नियर कैलिपर से भी। ओके, और ये राउंड जॉब को भी मेजर करने के लिए सबसे प्रेफर्ड होता है या प्रेफरेबल सबसे अच्छा या बोल सकते सबसे अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम संख्या या न्यूनतम मान क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बीटीएस में पूछता तब हो जाता 0.001 इंच हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसको हम जल्दी जल्दी करके स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल मेजरिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कोण मापने वाला उपकरण नहीं है। तो एंगल मेजरमेंट कौन सा डिवाइस नहीं करता है, साइन बार या एंगल प्लेट या बिवेल प्रोटेक्टर या एंगल गेज। तो साइन बार का मदद से हम लोग 1 मिनट का एक्यूरेसी में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंगल गेज का मदद से हम लोग कर सकते हैं और बिवेल प्रोटेक्टर का मदद से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 1 डिग्री जिसका लिस्ट काउंट होता है। ओके, अगर वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का बोलता तो 5 मिनट एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को मेजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन एंगल प्लेट क्या होता है, एंगल प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग मार्किंग करते टाइम जॉब को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट होता है उसमें हम लोग जॉब को फिक्स करके हम लोग मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, या कोई भी मशीन टेबल है उसमें हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं। तो स्लॉटेड टाइप जो एंगल प्लेट होता है उसमें स्लॉट क्यों दिया जाता है, उसमें जो क्लैंप होता है मतलब बोल्ट को क्लैंपिंग करने के लिए हम लोग स्लॉट उसमें प्रोवाइड करते हैं। और एंगल प्लेट बनता किस मटेरियल से, कास्ट आयरन और स्टील से बनता है। और इसमें क्या होता है, 2 प्लेन सरफेस रहता है, इसे 2 प्लेन सरफेस रहता है, एक सरफेस ऐसा रहता है और एक सरफेस ऐसा रहता है। और ये टोटली आप बोल सकते हैं परफेक्टली फ्लैट एंड मैशिन होता है, मतलब मैशिनिंग करके टोटली हम लोग फ्लैट बनाता है। और इन दोनों प्लेन सरफेस को राइट एंगल में 90 डिग्री में हम लोग फिट करते हैं। ओके, और इसका जो एजेस होता है, एज टोटली स्क्वायर टाइप का होता है, मैशिनिंग करके हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और इसका बीच बीच में हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा आप बोल सकते हैं जैसे रिब दे देते हैं, या उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बॉर्डर जैसे दे देते हो। रिब क्या होता है, रिब हम लोग उसका रिजिडिटी बढ़ाने के लिए, दृढ़ता बढ़ाने के लिए और डिस्टॉर्शन होने से बचाने के लिए हम लोग रिब प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एंगल प्लेट में हम लोग रिब क्यों देते हैं, रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए और डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए, मतलब वेंड हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये सब बचाने के लिए हम लोग रिब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है एंगल प्लेट कितना ग्रेड में अवेलेबल होता है, 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है। ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2। ग्रेड 1 टूल रूम के लिए और ग्रेड 2 होता है वर्कशॉप पर्पस के लिए। तो कभी कभी आप लोगों को बोला जाता है कि एंगल प्लेट का साइज हम लोग कैसे लेते हैं या कैसे इंडिकेट करते हैं, नंबर का मदद से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो नंबर आप लोग याद रखना, एंगल प्लेट का साइज हम लोग नंबर का मदद से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24 नंबर का, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज 18.3 प्लस 0.0 और माइनस 0.01 मिलीमीटर इन केस ऑफ। तो इसमें आपको एक साइज दिया गया है, इसमें कौन सा टॉलरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, बायलेटरल टॉलरेंस होता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है कौन सा टॉलरेंस का, यूनिलेटरल या बायलेटरल या लिमिटिंग डायमेंशन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो कैसे होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो साइज होता है 00 साइज होता है, ये बेसिक साइज होता है। तो ये तो पहले जो दिया है 18.3, तो बेसिक साइज मतलब क्या है, ये 18.3 हो जाएगा। तो 00 मतलब क्या है, वो तो ऐसे न्यूट्रल रहेगा, और माइनस मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन तो एक ही तरफ हो रहा है ना,
जब डायमेंशन एक ही साइड में होता है तब उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। जब डायमेंशन दोनों तरफ होता है, दोनों साइड में होता है, बेसिक साइज का अगर दोनों साइड में होता है, ऊपर में भी होता है नीचे में भी होता है, मतलब प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तब उसको बायलैटरल टॉलरेंस बोलता है। लेकिन इसमें एक क्या दे दिया है, ये जो लिमिट दे दिया है 0.0 दे दिया, मतलब क्या वो बेसिक साइज का बराबर होता है, और एक दे दिया क्या 0.1 -0.1 मतलब नीचे हो जाएगा, तो एक ही साइड में डायमेंशन बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछला क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। द जीरो एरर ऑफ ए माइक्रोमीटर इज प्लस 0.001 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर टू मेजर 0.715 मिलीमीटर। तो इसमें पॉजिटिव एरर दे दिया है, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था, पॉजिटिव एरर जब दिया रहेगा तो जो ये जो मेजर जो कर रहा है उससे आप लोग को माइनस कर देना पड़ेगा। ओके, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे माइनस अगर नेगेटिव एरर दिया रहता -0.001 तब क्या करना पड़ता, ये जो मेजर डायमेंशन कर रहा है 0.715 का साथ प्लस कर देना पड़ेगा 0.001 को, तब 0.716 राइट आंसर आ जाता। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.714 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला टेपर रिंग गेज इज यूज्ड फॉर, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चेकिंग इनसाइड टेपर, इनसाइड टेपर को, अंदरूनी टेपर को मेजर कर चेकिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी चेकिंग आउटसाइड टेपर, आउटसाइड टेपर को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी मेजरिंग इनसाइड टेपर, इनसाइड या अंदरूनी टेपर को मेजरिंग करने के लिए। ऑप्शन डी मेजरिंग आउटसाइड टेपर, आउटसाइड टेपर मतलब बाहरी टेपर को मेजरिंग करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं गेज का बात किया मतलब ऑलवेज चेकिंग करेगा, तो टेपर रिंग गेज, रिंग गेज मतलब क्या होता है कि ये एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करते हैं। तो चेकिंग आउटसाइड टेपर, तो टेपर जब दिया तो टेपर को चेक करेगा, तो रिंग बोला है मतलब आउटसाइड टेपर को चेक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मोर्स टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT, इट इज अवेलेबल फ्रॉम। तो मोर्स टेपर को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, सेल्फ होल्डिंग टेपर बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होल्डिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम डिग्री ऑफ टेपर रहता है, 3 डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री टेपर रहता है, और टेपर पर फुट में क्या हो जाता है 5/8 इंच हो जाता है। ओके, तो इतना कम टेपर रहता है इसलिए ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है, जो मशीन स्पिंडल रहता है उसमें। तो मोर्स टेपर को हम लोग MT से डिनोट करते हैं, इसका रेंज होता है ऑप्शन नंबर ए MT0 से MT4, MT0 से MT5, MT0 से MT6, ऑप्शन नंबर डी MT0 से MT7। तो इसका राइट आंसर होगा MT0 से MT7। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली ऐसे बोल देते कि ड्रिल का साइज या ड्रिल में जो टेपर का साइज डिपेंड करता है, तो ड्रिल में टेपर का साइज होता है MT1 से MT5 तक। जैसे डायरेक्टली अगर आप लोग को ड्रिल का टेपर का साइज अगर आप लोग को बोलते हैं तो MT1 से MT5 हो जाता है। ऐसे अगर आप लोग को बोलता है ड्रिल का, रिमर का और बाकी कोई भी स्लीप सॉकेट का जो टेपर सैंक होता है उसमें रेंज कितना होता है, तब हो जाता है MT0 से MT4 हो जाता है। जब सिर्फ ड्रिल बोलेगा तब ड्रिल के लिए MT1 से MT5 तक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, SWG इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। SWG का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, टाइप ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ वायर। ऑप्शन नंबर डी थिकनेस ऑफ सीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ द सीट। कोई भी सीट मेटल का थिकनेस को या कोई भी वायर का थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका रेंज होता है 0 to 36। 0 में सबसे बड़ा साइज होता है और 36 में सबसे कम साइज होता है। टोटल 37 नंबर में अवेलेबल होता है, क्योंकि 0 के भी हम लोग पकड़ते हैं। ओके, और एक मेटल डिस्क का ऊपर इसका सरकमफ्रेंस बराबर, परिधि बराबर ये होल बना हुआ रहता है 0 से 36 तक। टोटल 37 नंबर में होल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ वायर्स विदाउट फेलियर इज नोन एज। वो गुण जिसका द्वारा धातु को बिना किसी असफलता के तार के रूप में खींचा जा सकता है उसको क्या कहता है। तो उसको ऑप्शन नंबर ए मेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी टफनेस, ऑप्शन नंबर सी डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एग्जांपल होता है गुड हीट ट्रीटेड स्प्रिंग। तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग फोर्स देके खींच के रखते हो उतना फोर्स अगर रिलीज करते तो जो से पहले था उसी शेप का आ जाता है। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी मतलब क्या करते हैं, कोई भी एक मेटल को अगर हम लोग रोलिंग या हैमरिंग करके उसका शेप और साइज को टोटली एक्सटेंड कर देते, मतलब इसका ऑल डायरेक्शन में अगर हम लोग फैला देते और थिन शीट पतला चादर में बना देते तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। टफनेस का मतलब से क्या होता है, कोई भी शॉक
वाइब्रेशन या जार्क सडन लोड को ये सहन कर सकता है। ओके, और डक्टिलिटी का मदद से हम लोग वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर हम लोग बनाते हैं। इसमें कोई भी टेंशन जब भी हम लोग खींचते हैं तब इसमें कोई भी रप्चर वगैरह कोई भी क्रैक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू सीट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। धातु को सीट में बदलाने के इस रूप या गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर डी मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर दिया हूँ थिन सीट बनाने के लिए। जैसे लीड आप बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा मैलेबल मेटल होता है, तो उसमें हम लोग मेटल को थिन सीट में बना देते हैं या पतला चादर में हम लोग बना देते हैं। ओके, जो इजी क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर हैज़। ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर का किस टाइप का धागा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है ऑप्शन नंबर ए एक्मी थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट हैंड थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी डबल स्टार थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी राइट हैंड थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट हैंड थ्रेड। ठीक है, और जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसमें होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। ओके, एक्मी थ्रेड होता है कहाँ पे रहता है? आप लोग जानते हैं लीड स्क्रू में, लेद मशीन का लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड होता है। ओके, और आप लोग का क्वेश्चन आता है जो एसिटिलीन सिलेंडर बनता है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनता है, किस मटेरियल से बनता है? तो स्टील से तो बनता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। सीमलेस स्टील से बनता है, सीमलेस स्टील से बनता है। ठीक है, और आप लोगों को जानना चाहिए जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर का बात करेगा तो उसमें ब्लैक कलर का हम लोग पेंटिंग करते हैं, काला कलर का पेंटिंग करते हैं, और जब भी एसिटिलीन सिलेंडर का बात करेगा तो उसमें हम लोग मैरून कलर का पेंटिंग करते हैं, MAROON, मैरून कलर का पेंटिंग हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को जानना चाहिए जो हम लोग ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर का अंदर कितना प्रेशर में रखते हैं? 120 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर रखते हैं। ओके, प्रेशर का यूनिट क्या होता है वो भी आप लोग जानते हैं, पास्कल होता है, या आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि फोर्स बटा यूनिट एरिया इज इक्वल टू होता है प्रेशर। ओके, और कभी कभी क्वेश्चन आता है एसिटिलीन सिलेंडर का कितना प्रेशर में हम लोग रखते हैं? 15 to 16 kg पर सेंटीमीटर का, मतलब इसका प्रेशर कम होता है। और ये किस फॉर्म में रहता है? एसीटोन फॉर्म में रहता है, और आप बोल सकते हैं इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में हम लोग रखते हैं, या डिजॉल्व रूप में हम लोग उसको सिलेंडर का अंदर डालते हैं। ओके, और इसके लिए जो होस पाइप यूज होता है, क्योंकि जब भी हम लोग जैसे जो ब्लो पाइप होता है, जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर से ब्लो पाइप तक गैस को लाने के लिए हम लोग होस पाइप का इस्तेमाल करते हैं। होस पाइप किस मटेरियल से बनता है? होस पाइप बनता है स्ट्रॉन्ग कैनवास रबर विद गुड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग कैनवास रबर से बनता है और बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होता है, क्योंकि इसको हम लोग इधर उधर लेके जाना पड़ता है, इसलिए फ्लेक्सिबल अच्छा होना चाहिए। ओके, इतना सारा क्वेश्चन होता है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बोला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल का अदर नेम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कटिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी फेसिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूएशन ड्रिल बिट, ऑप्शन नंबर डी टूल हेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूएशन ड्रिल बिट, ये कॉम्बिनेशन ड्रिल बिट इसको भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेंटर ड्रिल क्या करते हैं, सबसे पहले एक होल बनाते हैं, उसका फ्रंट पोर्शन को चैम्फरिंग बना देते हैं। इसमें दोनों ऑपरेशन होते हैं, होल भी बनाता है और फ्रंट पोर्शन को काउंटरसिंग या चैम्फरिंग बना देते हैं, इसीलिए इसको दोनों ऑपरेशन एक साथ करते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन ड्रिल बोलते हैं। और एक ही साथ ऑपरेशन को करते हैं, पहले तो वो क्या बनाते हैं, वो तो होल बनाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, चैम्फर बना देते हैं। तो एक ही कंटिन्यू जब रूप में वो करता है, या कंटिन्यू ऐसा ड्रिल बिट होता है जो कंटिन्यू ऑपरेशन करने के बाद होल और चैम्फरिंग एक साथ बना देते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन ड्रिल बिट कहते हैं। 3 टाइप का सेंटर ड्रिल होता है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप आर होता है, ए बी और आर होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन इसरो में आप लोग को पूछा गया था, तो इसमें आप लोग को ऐसे बोला था सेंटर ड्रिल A.1.6 इंटू 4.0, इसके बाद JS6708। तो इसमें आपको बोला था जो 1.6 है, 1.6 क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए सेंटर ड्रिल का टाइप रहेगा ए, बी या आर, ओ रहेगा, तो ए तो है सेंटर ड्रिल का टाइप। ओके, 1.6 क्या होता है, जो प्लेन ड्रिल पोर्शन, जो प्लेन हम लोग ड्रिल पोर्शन करते हैं ना, ड्रिल जो करते हैं, तो वो होता है प्लेन जो ड्रिल पोर्शन का डायमीटर होता है वो होता है 1.6 होता है। ओके, और इस ड्रिल का जो सैंक डायमीटर होता है, सैंक डायमीटर होता है 4 मिलीमीटर। ओके, और IS नंबर होता है, ये जो दिया है ये IS नंबर है। ओके, और टाइप अगर बी दिया रहता है, वैसे बी दिया रहेगा इधर, तो वो
सेंटर डील का टाइप बी हो जाएगा। और 1.6 अगर दिया रहेगा तो 1.6 उसमें क्या होता है, पायलट डायमीटर होता है। टाइप बी के लिए पायलट डायमीटर होता है 1.6 मिलीमीटर, और सैंक डायमीटर जो भी होता है वो हो जाता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस होता है, जो 1.6 रहता है पहले जो रहता है ये उसका पायलट डायमीटर होता है, लेकिन ए के लिए क्या होता है, वो प्लेन ड्रिल पोर्शन होता है। प्लेन ड्रिल पोर्शन का जो डायमीटर होता है वो 1.6 मिलीमीटर होता है। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छा सब लोगों को कोई क्लियर नहीं करेगा, तो आप लोग क्लास को पूरा देखना और रेगुलर ऐसे सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा फेरस मेटल है? ऑप्शन नंबर ए ब्रास, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी लीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें कार्बन रहता है और इसमें जो आयरन रहता है, तो जिसमें आयरन रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फेरस मेटल कहते हैं। समझ में आ गया है? और बाकी क्या क्या है, बाकी सब नॉन फेरस मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग इज? जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होना चाहिए? न्यूट्रल फ्लेम के लिए हम लोग को 1:1 होना चाहिए, या नॉर्मल हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग को 1:1 रेशियो में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का सप्लाई देना पड़ता है। ओके, और जब भी हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ज़रूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होता है, और जब भी हम लोग का जैसे कार्बोडाइजिंग फ्लेम होता है उसमें एसिटिलीन ज़्यादा होता है। ओके, तो लेकिन नॉर्मल जो होता है गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग दोनों को समान मात्रा में समान रेशियो में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो 1:1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच टाइप ऑफ बोल्ट इज मोस्टली यूज? किस प्रकार की बोल्ट अधिकतर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीज बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हुक बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हेक्सागोनल बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी आई बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेक्सागोनल बोल्ट। आप लोग जानते हैं सबसे मैक्सिमम जगह में हम लोग हेक्सागोनल बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आई बोल्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई भी भारी मशीन को उठा के ले जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरा जगह हम लोग को लिफ्टिंग करके लेके जाना पड़ता है, तो उधर हम लोग आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, व्हिच फास्टनर इज ए परमानेंट फास्टनर? फास्टनर 3 टाइप का होता है, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट का अंदर क्या क्या आता है? जैसे रिवेटिंग आता है, वेल्डिंग आता है। सेमी परमानेंट का अंदर क्या क्या आता है? ब्रेजिंग आता है, सोल्डरिंग आता है। ओके, और नाट बोल्ट जैसे स्क्रू होता है, स्टार्ट होता है, ये आता है टेम्पोररी के अंदर। तो परमानेंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत जगह में सर्च किए हैं, वीडिंग का बारे में कोई पॉइंट हमको अभी तक नहीं मिला है। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर वीडिंग क्या है, आप तो बता के चले जाते हैं। तो वीडिंग हमको भी मालूम नहीं एक्चुअली क्या होता है। वेल्डिंग हम भी जानते हैं, तो हो सकता है एक कुछ प्रोसेस होगा, लेकिन इसको नेट में भी बहुत सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारा बुक में भी मैंने दिखा हूँ, लेकिन वीडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अगर किसी को भी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑलवेज वीडिंग को माना जाता है। जब मैक्सिमम जगह में क्वेश्चन पूछे जाता है तो वीडिंग इज द राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, व्हिच बोल्ट फिट इन रेक्टेंगुलर स्लॉट? आयताकार स्लॉट में कौन सा बोल्ट का फिट किया जाता है? तो जब भी रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है उसमें हम लोग कौन सा स्लॉट को फिट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी टी बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हुक बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर बोल्ट। तो स्क्वायर बोल्ट का हम लोग फिट करते हैं। तो स्क्वायर बोल्ट स्क्वायर नट का साथ इस्तेमाल होता है। जनरली रेलवे कोच बिल्डिंग में हम लोग स्क्वायर बोल्ट का और स्क्वायर नट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन आता है स्क्वायर नट या बोल्ट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? रेलवे कोच बिल्डिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड? इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए या ढकने के लिए उपयुक्त सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर, स्लैग, ऑप्शन नंबर डी फ्लैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैक्स क्या होता है? एक नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है जो सोल्डरिंग और वेल्डिंग का टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस यही सेम टू सेम क्वेश्चन NPCL काकड़ापाड़ा में भी पूछा गया था और सेल का एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिलेक्ट किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एसिटिलीन इज स्टोर्ड इन द गैस सिलेंडर? एसिटिलीन गैस सिलेंडर में जमा होता है। तो एसिटिलीन जब गैस सिलेंडर में हम लोग जानते हैं तो 15 to 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में हम लोग डालते हैं। ज़्यादा तो प्रेशर नहीं है, उससे ज़्यादा तो
का जैसे ऑक्सीजन का होता है 150 से 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हाई प्रेशर में तो हम लोग नहीं रखते, सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म में हम लोग रखते हैं? हम लोग लिक्विड फॉर्म या डिजॉल्व फॉर्म में हम लोग रखते हैं। तो एसीटोन का रूप में हम लोग रख देते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द पर्पस ऑफ जिग्स एंड फिक्सर इज टू। जिग और फिक्सर का उद्देश्य क्या होता है? तो जिग्स और फिक्सर यूज करने का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर है इंक्रीज प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फैसिलेट इंटरचेंजेबिलिटी मैन्युफैक्चर को फैसिलेशन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर में जो भी ऑप्शन है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जिग और फिक्सर हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक पार्ट का साथ दूसरा पार्ट को मैच होना चाहिए। ओके, और जो मास प्रोडक्शन होता है ऑलवेज स्टैंडर्ड होता है, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जिग और फिक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग को सबसे जो इनिशियल कॉस्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, मशीनिंग एक्यूरेसी भी बढ़ते हैं। ओके, और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोड्यूस गियर बाय जेनरेटिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा विधि जेनरेटिंग प्रोसेस द्वारा गियर का उत्पादन करती है? तो गियर को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, ऑप्शन नंबर ए हॉबलिंग, ऑप्शन नंबर बी कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी पंचिंग, ऑप्शन नंबर डी मिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हॉबलिंग। हॉबलिंग का मदद से हम लोग हेलिकल गियर को काट सकते हैं, नहीं तो हम लोग मिलिंग मशीन का थ्रू भी हम लोग गियर काट सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तो इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ट्रिमिंग इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ। ट्रिमिंग से जुड़ी प्रक्रिया है, तो ट्रिमिंग कौन सा प्रोसेस में यूज होता है या कौन सा कार्यों के लिए यूज होता है? फोर्जिंग, प्रेस वर्क, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या मैशनिंग। तो प्रेस वर्क या सीट मेटल वर्क जब भी हम लोग करते हैं उसमें ट्रिमिंग यूज होता है। जैसे हम लोग ट्रिम करते हैं ना, छांट देते हैं, तो वैसे हम लोग ट्रिमिंग करके प्रेस वर्क जब हम लोग करते हैं तो उसमें ट्रिमिंग प्रक्रिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर ट्रिपेनिंग का बात करते हैं, ट्रिपेनिंग मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रिल होल को बड़ा साइज का बनाना है तो वो ट्रिपेनिंग प्रोसेस का मदद से हम लोग बना सकते हैं। तो ट्रिपेनिंग और ट्रिमिंग दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द ब्लैंक पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ। प्रेस ऑपरेशन में खाली हिस्से का आकार किसका आकार पर निर्भर करता है? तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देखता है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करता, वो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाता है, क्योंकि डाई और पंच का बारे में मैं सेल का क्लास में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। जो भी वीडियो मैंने पोस्ट किया था अगर आप लोग देखते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक क्वेश्चन का साथ बहुत सारा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसीलिए आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो सेल का वीडियो आप लोग देखिए, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ डाई और पांच क्या होता है। तो ऐसे ही डाई और पांच होता है। सोचो डाई ऐसे इस टाइप का डाई हम लोग को रहता है। ओके, तो डाई का ऊपर हम लोग ऐसे सीट मेटल का रखते हैं, ऊपर से पांच आता है, हाइड्रोलिकली पांच आता है। तो ये जो डाई का जो शेप होता है, नीचे जो डाई होता है, डाई का जो शेप होता है, पांच इधर आने के बाद जो सीट मेटल होता है उसमें भी सेम टू सेम शेप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? शेप किसका ऊपर या साइज किसका ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डाई का ऊपर। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनाबल्स वन मटेरियल टू कट अनदर इज इट्स रिलेटिव। तो एक ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी कोई भी एक मेटल को दूसरा मेटल को काट सकती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टफनेस, ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर डी रेजिलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस। हार्डनेस एक ऐसा चीज़ होता है जिसका मदद से हम लोग कोई भी एक मेटल को लेकर दूसरा मेटल को स्क्रैच कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मेटल हार्ड होगा तो जो मेटल्स हम लोग कटना चाहते हैं तो वो अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो दूसरा मेटल को स्क्रैच कर सकते हैं और या काट सकते हैं। ओके, जैसे डायमंड होता है, डायमंड क्या ग्लास को काट सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चीजेल फॉर मेटल कटिंग आर हार्डेंड। चीजेल आप लोग जानते हैं, हम लोग जनरली फीटर वालों कोल्ड चीजेल इस्तेमाल करते हैं चिपिंग ऑपरेशन करने के लिए, और फोर्जिंग शॉप में हम लोग हॉट चीजेल का इस्तेमाल करते हैं। चीजेल 5 टाइप्स का होता है, इसका बारे में मैं बहुत बार डिस्कशन कर दिया हूँ। इसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल होता है, जहाँ पे दोनों ऑप्शन में रहेगा ऑक्टागोनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेनेडियम क्रोम वेनेडियम स्टील से बनता है, हाई कार्बन स्टील से भी बनता है। और इसका कौन सा पोर्शन हार्डन और टेम्पर्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट द काटिंग एज। काटिंग एज जो होता है वो टोटली हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होता है। ओके, तो शेप
चिजेल का काटिंग एज ही हार्डन और टेम्पर्ड होता है, इधर हार्डन और टेम्पर्ड भी था, लिखना मैं भूल गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द काटिंग एज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। एक मानक ट्विस्ट ड्रिल को कटने वाला किनारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है फ्लूट्स, ऑप्शन नंबर बी लिप्स, ऑप्शन नंबर सी ओजेस, ऑप्शन नंबर डी फ्लैंक्स। तो आप लोग जानते हैं जो कटिंग लिप्स होता है, लिप्स का मदद से ये काटता है, ठीक है, मेटल को काटता है। फ्लूट क्या करता है, वो चिप्स को निकाल देता है, और जो हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट को काटिंग एज तक पहुंचा देते हैं। तो लिप, जो दोनों लिप होता है, दोनों लिप का मदद से मेटल को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज ए पॉइंट एंगल ऑफ। एक मानक ग्राइंड ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 डिग्री, 118 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट एंगल डिपेंड करता है जो मेटल को हम लोग काटने जा रहे हैं उसका हार्डनेस के ऊपर। हार्डनेस अगर ज़्यादा होगा तो पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा, हार्डनेस कम होगा तो पॉइंट एंगल 118 से कम होगा। ओके, और 118 तो एक आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ए रिमर इज यूज टू करेक्ट। एक रिमर को प्रयोग किसको ठीक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर है साइज एंड पोजीशन ऑफ ड्रिल होल। कोई भी एक ड्रिल होल है उसका साइज और पोजीशन को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी साइज और राउंडनेस ऑफ होल, साइज और होल का राउंडनेस को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फिनिश एंड पोजीशन ऑफ ड्रिल होल, फिनिश और ड्रिल होल को पोजीशन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी फिनिश और साइज ऑफ ए ड्रिल होल। जो ड्रिल होता है, ड्रिल होल होता है, उसको फिनिश और साइज करने के लिए, प्रॉपर साइज करने के लिए और फिनिश अच्छा करने के लिए हम लोग रिमर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग क्रिया को सुधारने का प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी टर्निंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी काटिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी फेसिंग ऑपरेशन। तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील में टर्निंग, काटिंग, फेसिंग ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ ड्रेसिंग ऑपरेशन होता है। तो जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं उसमें दो फॉल्ट आता है। क्या क्या फॉल्ट आता है? अगर सॉफ्ट मेटल को सॉफ्ट व्हील का साथ अगर ग्राइंडिंग करते तो क्या होता है, सॉफ्ट मेटल पार्टिकल जो ग्राइंडिंग का जो टीथ होता है, टीथ का बीच में घुस जाता है। तो सॉफ्ट मेटल पार्टिकल जब भी ग्राइंडिंग का टीथ का बीच में घुस जाता है तो क्या होता है, टोटली उसका टीथ को बंद कर देते, तो वो टोटली लोडेड हो जाता है सॉफ्ट मेटल पार्टिकल से। तो उसके बाद क्या होता है, वो मेटल को कट नहीं पाता। ये फॉल्ट को बोलता है लोडिंग फॉल्ट। और ड्रेसिंग, और आप लोग को जानना चाहिए ग्लेजिंग क्या होता है। जब भी हार्ड मेटल में हम लोग हार्ड व्हील का साथ जब हार्ड मेटल को ग्राइंडिंग करते तो क्या होता है, हार्ड मेटल का वजह से ग्राइंडिंग व्हील का टीथ टूट जाता है। जब एक एक करके टूट जाएगा तो उसका फेस क्या हो जाएगा, टोटली ब्लंट हो जाएगा और टोटली ग्लेज हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या टीथ जो है टोटली वो टूट गया है और उसका टोटली क्या हो जाएगा, सरफेस ग्लेजिंग जैसा हो जाएगा, मतलब ग्लेज देना, चमकना स्टार्ट करेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लेजिंग प्रोसेस। तो जब भी टीथ नहीं रहेगा तो उसको कटेगा कैसे, मेटल को कट नहीं पाएगा। तो इन दोनों फॉल्ट होता है, लोडिंग और ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील में। इन दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो टोटली मतलब जो टीथ होता है, टीथ उसमें नहीं रहता है। तो टीथ को निकालने के लिए, टीथ तो काटेंगे, आप बोल सकते हैं एब्रेसिव भी तो काटते हैं ना। तो एब्रेसिव को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेसर का मदद से उसका ये सोचिए ऐसे एक ग्राइंडिंग व्हील है, ऐसे ग्राइंडिंग व्हील, इसमें हम लोग ड्रेसर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो भी फ्रंट थोड़ा सा पार्ट है, तो ग्राइंडिंग व्हील घूमता है, ड्रेसर की मदद से जो उस अपर पोर्शन है उसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं। तो मेटल जब भी हट जाता है उसका टीथ फिर से या कटिंग एक्शन फिर से आ जाता है या नया एब्रेसिव आ जाता है। तो ये ऑपरेशन को बोला कि ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग एक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं। तो स्टार व्हील ड्रेसर होता है, जैसे डायमंड पॉइंट ड्रेसर होता है, ओके, एब्रेसिव स्टिक्स ड्रेसर होता है। तो इतना टाइप का ड्रेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स सैंक मटेरियल एंड। एक ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं, कोई भी अगर दुकान में जाते हैं तो हम लोग को क्या क्या बोलना पड़ेगा, सबसे पहले उसका सैंक बोलना पड़ेगा, टेपर्ड सैंक या पैरेलल सैंक है। तो सबसे जैसे टेपर्ड सैंक होता है या पैरेलल सैंक होता है। जैसे पैरेलल सैंक के लिए, स्ट्रेट सैंक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चक का इस्तेमाल करते हैं। तो चक का खोलने के लिए हम लोग चक्की का इस्तेमाल करते हैं। वैसे टेपर्ड सैंक को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मशीन स्पिंडल इस्तेमाल होता है। मशीन स्पिंडल में आर बार में जाके फिक्स हो जाता है टेपर्ड स्पिंडल। वैसे ड्रिल में सबसे पहले सैंक का बात आता है, उसके बाद मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल से बनता है, हाई स्पीड स्टील या जो भी मटेरियल से है,
और उसका साथ हम लोग को क्या बोलना चाहिए, डायमीटर या लेंथ ऑफ बॉडी या फ्लूट लेंथ या लिप एंगल, तो हम लोग को डायमीटर बोलना चाहिए। तो कितना डायमीटर का डी लिया साइज हम लोग को बोलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डायमीटर हम लोग को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना आंसर दे पाए वो आप लोग बताना। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आप लोग का क्लास का बाहर क्वेश्चन है। कैप्स्टन लेथ इज ऑल्सो नोन एज, तो कैप्स्टन लेथ को आमतौर पर कौन सा नाम में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल लेथ, प्रोडक्शन लेथ, यूनिवर्सल लेथ, ऑप्शन नंबर डी इंजन लेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन लेथ। कैप्स्टन लेथ और टर्रेट लेथ को प्रोडक्शन लेथ कहा जाता है जिसमें टेल स्टॉक नहीं होता है। ओके, कैप्स्टन लेथ जो लेथ मशीन होता है उसमें टेल स्टॉक नहीं रहता है, इसमें हम लोग टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। समझ में आ गया है? तो 50 क्वेश्चन में से आप लोग बताना कितना आंसर दे पाए हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को और भी आगे बढ़ाना। आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ, करते रहूँगा, और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आप लोग का दोस्त के साथ चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।